अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम देखेंगे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ जो होता है, अ मटेरियल इज लोडेड विद इन इट्स प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। अगर एक मटेरियल को हम प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक लोड करते हैं, द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्ट्रेन। और अगर हम इसमें से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो ई एक कांस्टेंट आएगा। ई होगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर इसको हम यंग्स मॉड्यूलस बोलेंगे। ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इसको और अच्छे से अगर हमें समझना हो तो ये टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील करा जाता है। ठीक है, माइल्ड स्टील एक डक्टाइल मटेरियल होता है। ठीक है, इस पे टेंसाइल टेस्ट करा जाता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में। एक स्पेसिमेन, इस तरीके का कुछ स्पेसिमेन प्रिपेयर करा जाता है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे सेंटर में पोर्शन है इसको हम गेज लेंथ बोलते हैं। ठीक है, गेज लेंथ या गॉज लेंथ बोलो। ठीक है, ये हो जाएगा एल जो होगा, इसकी लेंथ जो होगी वो 2 इंचेस के बराबर होगी। हमें क्या करना है, यहाँ दोनों साइड पे इसको खींचना है, मतलब दोनों साइड से फोर्स लगा के खींचना है, मतलब इसको स्ट्रेच करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ये इस तरीके से इसका ये गेज लेंथ है, फिर ये थोड़ा सा ऐसे बिल्कुल एकदम पतली हो गई। ठीक है, इस तरीके से खिंच गई, फिर और ज्यादा हो जाएगी पतली। ठीक है, इस तरीके से होती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये जो है ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, दोनों के दोनों जो पोर्शन है ऐसे अलग हो गए। ठीक है, मतलब इस तरीके से कुछ होगा, ये इस पॉइंट पे फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से जब ये हमने टेस्ट करा तो हमने क्या करना है, एक ग्राफ बना लिया। ठीक है, तो हुक्स लॉ जो है वो इसी ग्राफ पे बेस्ड है कि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक ग्राफ है, ओ से ए तक जो पॉइंट है। अब यहाँ पे इसको लीनियरली इलास्टिक रीजन बोला जाएगा। यहाँ पे ए जो पॉइंट है ये प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है, यहाँ तक हुक्स लॉ वैलिड होगा। स्ट्रेस यहाँ तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगी, इसके बाद स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं रहेगी। ये प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है, ये इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट क्या है, ए से बी तक का पोर्शन जो होगा वो कर्व्ड लाइन होगा, ओ से ए स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड है। और ए से बी जो होगा वो कर्व्ड लाइन होगा, यहाँ पे ये दिखने में स्ट्रेट लगता है बट ये कर्व्ड पोर्शन होता है। ठीक है, और ये होगा यहाँ पे इलास्टिक लिमिट होगी बी पॉइंट पे। अब इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट हमें पता चल गया, इज द पॉइंट बियॉन्ड विच हुक्स लॉ इज नो लॉन्गर ट्रू। मतलब इसके बाद हुक्स लॉ ट्रू नहीं होगा और कर्व जो होगा वो स्ट्रेट नहीं रहेगा। ठीक है, हमें प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट समझ आ गया। इलास्टिक लिमिट क्या है, is the point beyond which the material you are stretching becomes permanently stretched। मतलब हमने एक मटेरियल को दोनों साइड से हम खींच रहे हैं, वो इस तरीके से वो रहेगा कि एक पॉइंट के बाद, इस इलास्टिक लिमिट के बाद थोड़ा सा भी हमने और खींचा, जितना भी, अगर जैसे ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट से थोड़ा सा भी हम आगे पीछे आगे गए, मतलब थोड़ा सा भी आगे हम चले गए, सपोज यहाँ गए हैं या फिर यहाँ कहीं पे भी आगे जाते हैं ना, तो उसके बाद इसमें कुछ ना कुछ जो होगा, मतलब मटेरियल में स्ट्रेच रहेगी। मतलब अगर इसका गेज लेंथ ये थी, पहले एल थी, तो अब लेंथ जो होगी वो एल प्लस डेल्टा एल। अगर हम पूरा का पूरा फोर्स जो हम जिससे खींच रहे हैं इसको वो छोड़ भी देंगे तो भी एल प्लस डेल्टा एल कुछ ना कुछ आएगा, 0.0 कुछ आ जाएगी लेंथ जो होगी, थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा। चाहे हम थोड़ा सा ही कम क्यों ना खींचे, मतलब बी पॉइंट के बाद थोड़ा सा ही क्यों ना खींचे, पर ये है कि उसमें परमानेंट स्ट्रेचिंग हो जाएगी, सो दैट द मटेरियल डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। अब वो ओरिजिनल लेंथ में वापस नहीं आएगा व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड। ठीक है, तो ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है, हमें समझ आ गया बी पॉइंट क्या है। इलास्टिक लिमिट के बाद अगर हम मटेरियल को थोड़ा सा भी खींचते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस नहीं आ सकता। फिर सी पॉइंट आता है, सी है अपर यील्ड पॉइंट, डी है लोअर यील्ड पॉइंट, और डी से ई जो है ये यील्ड प्लेट्यू है। ठीक है, और ई से एफ जो होगा स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन है ये, और एफ से जी जो होगा वो नेकिंग रीजन हो जाएगा। इसके बारे में और अच्छे से हम ग्राफ को बाद में देखेंगे, अभी के लिए हमें सिर्फ स्ट्रेस स्ट्रेन जो है उसका समझना था हुक्स लॉ के लिए, इसलिए हमने थोड़ा बहुत इसको देख लिया। इसके बाद है shear modulus। within the elastic limit the shear stress is proportional to shear strain। shear stress होगी directly proportional to shear strain। tau is directly proportional to phi। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का जब हम साइन हटाएंगे, इसकी जगह इक्वल टू लगाएंगे, तो ये एक कांस्टेंट आएगा g।
ठीक है, टाउ इज इक्वल्स टू G5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो G है, G जो होगा वो आ जाएगा हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉड्यूलस इसको हम बोलेंगे। ठीक है, अब जो ये G है इसको हम C भी लगा सकते हैं, इसकी जगह हम C लिख सकते हैं या फिर हम इसकी जगह N भी लिख सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों के तीनों इसी के शियर मॉड्यूलस के ही सिंबल्स हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बल्क मॉड्यूलस। व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू करस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो डायरेक्ट स्ट्रेस का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से जो रेशियो आएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से जो रेशियो आएगा इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस, उसको हम बोल देंगे बल्क मॉडुलस। जो डायरेक्ट स्ट्रेस है इसको सिग्मा लिख दिया और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा V अपॉन V, ये हो जाएगा हमारे पास बल्क मॉड्यूलस। इसके बाद है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या है? बॉडी इज स्ट्रेस्ड विद इन इलास्टिक लिमिट्स, द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और इसको बोलेंगे पॉइजन्स रेशियो। इसको डिनोट करते हैं म्यू या फिर 1/m से, और इसकी लिमिट -1 से 0.5 हो सकती है। ये क्या है? म्यू इज इक्वल्स टू लीनियर लैटरल 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 स्ट्रेन से हम लीनियर स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को डिवाइड कर देंगे। लीनियर स्ट्रेन, यहाँ पे भी ये स्ट्रेन है, ठीक है, लीनियर स्ट्रेन से डिवाइड कर देंगे या फिर उसी को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल देंगे। ठीक है, अब ये लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन क्या होगा हम वो देख लेते हैं। सपोज हमारे पास ये एक बॉडी है और हमने इसको स्ट्रेच करा, हमने P फोर्स दोनों साइड से लगा दी जिसकी वजह से ये स्ट्रेच होती है, और इसकी जो लेंथ है वो पहले लेंथ हमारे पास सपोज L लेंथ थी। ठीक है, यहाँ पे L लेंथ थी, अब ये इंक्रीज होके लेंथ जो होगी हमारे पास L प्लस डेल्टा L हो गई सपोज। अब ये हमने स्ट्रेच करी है तो इसकी विड्थ कम हो गई। इसकी जो विड्थ है पहले थी हमारे पास, सपोज हमारे पास पहले विड्थ थी B। ठीक है, तो अब ये B की जगह क्या हो जाएगी? B माइनस डेल्टा B, इस तरीके से होगी। तो ये आ जाएगा लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये आ जाएगा म्यू इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ, जो स्ट्रेन में चेंज आया लैटरल स्ट्रेन मतलब कि ये माइनस डेल्टा B अपॉन B। नेगेटिव चेंज आया इसलिए हमने नेगेटिव लिख दिया। ठीक है, माइनस डेल्टा B अपॉन B लैटरल स्ट्रेन आ गया। लॉन्गिट्यूडनल या फिर लीनियर स्ट्रेन क्या आया हुआ है? ये आया है हमारे पास डेल्टा L अपॉन L, ये इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, म्यू जो होगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब इसकी ये है इसको हम लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं पॉइजन्स रेशियो को। मतलब ये क्या है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन, इस तरीके से ये होगा पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको यहाँ फिर हम सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, ये y है ना, सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, x एक्सिस में जो स्ट्रेन आया है उसको हम सिग्मा y वाले को हम x से डिवाइड करेंगे, तो ये जो होगा ये हमें मिल जाएगा पॉइजन्स रेशियो। इसमें हमें एक ग्राफ दिया हुआ है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, और इससे रिलेटेड मटेरियल A और B से रिलेटेड हमें बताना है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ किसमें ग्रेटर होगी, मटेरियल A में या मटेरियल B में, और ब्रिटलनेस किसकी ज्यादा होगी, ए मटेरियल की या बी मटेरियल की। तो हमें अगर हम ग्राफ को ध्यान से देखें तो स्ट्रेस जो है, स्ट्रेन के साथ स्ट्रेस इंक्रीज करी जा रही है तो स्ट्रेन भी हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक पॉइंट के बाद जो बी मटेरियल है उसमें ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है ए मटेरियल के कंपैरिजन में, स्ट्रेस हम इंक्रीज कर रही है, स्ट्रेन मटेरियल ए में कम आ रहा है और बी मटेरियल में ज्यादा आ रहा है। मतलब वो ज्यादा स्ट्रेन सह पा रहा है बहुत लंबे समय तक, और बहुत लंबे समय के बाद जाके वो टूट रहा है। ठीक है, बी मटेरियल, इसका मतलब ये जो बी मटेरियल है ये डक्टाइल मटेरियल है।
डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल जो है ये बहुत लंबे समय तक इसमें जो है वार्निंग्स वगैरह आएंगी, ये बहुत लंबे समय तक मटेरियल जो है सह पाएगा स्ट्रेन जो, ठीक है। और उसके बाद ये जाके इसकी डिफॉर्मेशन होगी। तो मतलब ब्रिटल मटेरियल, जो ज्यादा ब्रिटल मटेरियल है वो ये मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। और फिर आती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात। तो स्ट्रेस जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं, स्ट्रेन कम आ रहा है मटेरियल ए में। जितना ज्यादा हम स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे हैं और स्ट्रेस जिसमें ज्यादा सहने की, मतलब ज्यादा लंबे तक स्ट्रेस सहे जा रहा है मटेरियल और स्ट्रेन कम आ रहा है, इसका मतलब मटेरियल ए जो है इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ग्रेटर होगी। अल्टीमेट स्ट्रेंथ अल्टीमेट स्ट्रेंथ मटेरियल ए की ग्रेटर होगी। ये जो है स्ट्रेस जितना ज्यादा ग्रेटर सहने की इसकी क्षमता होगी, उतनी ज्यादा इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कुछ अजम्पशंस होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अब। मटेरियल जो है वो डिफॉर्मेबल एंड कॉन्टिन्यूस होगा। हमें पता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज। तो जो मटेरियल होगा, जो बॉडी होगी, वो हमेशा डिफॉर्मेबल और कॉन्टिन्यूस बॉडीज होंगी, ठीक है। जो बॉडीज होंगी वो टूटी हुई बॉडी नहीं होगी, मतलब हाफ हाफ नहीं होगी, मतलब ये कॉन्टिन्यूस होगी, ठीक है। इस तरीके से होगा। और उसके बाद मटेरियल इज एज्यूम टू बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। होमोजीनियस होगा और आइसोट्रोपिक मटेरियल होगा। अब होमोजीनियस क्या होता है? इट इज द मटेरियल इज कॉल्ड होमोजीनियस व्हेन इट हैज सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज at any point in a given direction। इलास्टिक प्रॉपर्टीज यानी कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो के जो है हमारे पास शेयर मॉड्यूलस के बल्क मॉडुलस, जी जो है वो शेयर मॉडुलस हो गया, और म्यू जो है पॉइजन्स रेशियो हो गया। ये सारी जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज होंगी ये सारी की सारी सेम होगी एट एनी पॉइंट इन अ गिवन डायरेक्शन। कोई एक पर्टिकुलर गिवन डायरेक्शन में सारी की सारी ये वाली प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सेम होंगी, ठीक है। अगर ये एक पॉइंट है, सपोज ये कुछ एक पॉइंट्स है, कुछ अलग अलग ये वाले पॉइंट्स है, अगर एक डायरेक्शन में देखेंगे तो एक डायरेक्शन में सारी की सारी ये वाली प्रॉपर्टीज जो होगी, एक प्रॉपर्टी अगर हम लेके चलें, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ले सकते हैं या फिर जी को ले लिया हमने, ठीक है। शेयर मॉड्यूलस जो हो गया, शेयर मॉड्यूलस जो होगा वो हर एक बॉडी, मतलब हर एक पॉइंट पे एक डायरेक्शन में हमेशा सेम होगा, ठीक है, ठीक है, एट एनी पॉइंट इन अ गिवन डायरेक्शन। और आइसोट्रोपिक बॉडी की होगी व्हेन इट हैज सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन एनी गिवन डायरेक्शन एट अ पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, एट अ पॉइंट, एट अ गिवन पॉइंट, एट एनी पॉइंट, ठीक है। हमेशा इस चीज को याद रखना है, किसी भी पॉइंट के लिए अगर हम बात कर रहे हैं मतलब वो होमोजीनियस के लिए होगा। और जो अगर आइसोट्रोपिक है, एक पॉइंट पे सब डायरेक्शंस में, हर एक डायरेक्शन में, ठीक है। इसमें एनी डायरेक्शन है, इसमें एनी पॉइंट है और अ डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन में जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज होंगी वो एक प्रॉपर्टी हमेशा सेम होगी। अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी हम लेके चले, जी ले ले या ई ले ले, इस पे ई जो होगा वो भी जो होगा, अगर जी का मैग्नीट्यूड सपोज कुछ है तो वही मैग्नीट्यूड सबका बाकियों का भी होगा, मतलब किसी भी डायरेक्शन में अगर हम देखें तो सेम मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। इसी तरीके से इसके बाद मटेरियल जो होंगे और दो मटेरियल टाइप के हो सकते हैं। ये अजम्पशन में सिर्फ होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल होता है, लेकिन बाकी और कौन से टाइप के होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एनिसोट्रोपिक मटेरियल हो सकता है, ऑर्थोट्रोपिक हो सकता है। एनिसोट्रोपिक क्या होगा? व्हेन इट हैज डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन एट अ पॉइंट। अलग अलग डायरेक्शंस में, मतलब एनिसोट्रोपिक एक ऐसा मटेरियल हो गया, अलग अलग डायरेक्शन में अलग प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। सब प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी अलग अलग डायरेक्शंस में, ठीक है। तो ये होमोजीनियस भी नहीं है, आइसोट्रोपिक भी नहीं है, ठीक है। फिर मटेरियल इज ऑर्थोट्रोपिक व्हेन इट हैज डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी एट अ पॉइंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ऑर्थोट्रोपिक में परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। यहाँ पे G1 है, यहाँ पे G2 होगा, यहाँ पे G3 हो गया, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज होंगी ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल में, ठीक है। ये और दो टाइप के मटेरियल्स हो जाएंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद हमारे पास आएगा, यहाँ पे भी G1 G2 G3 हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से G4 G5 मतलब अलग अलग होंगे, इसमें डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी। यहाँ पे सिर्फ 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात चल रही है, 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होंगी, जो भी एनी पॉइंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात चल रही है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हमेशा इलास्टिक प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। Self weight of members are neglected and only surface forces are considered. सेल्फ वेट को हमने निग्लेक्ट करना है मेंबर के, और सरफेस फोर्सेस जो उसके ऊपर आ रही होंगी। सपोज ये हमारे पास एक मेंबर है, ठीक है, ये जो है एक सपोज यहाँ पे एक सरफेस पे ये लाई कर रहा है, इसका खुद का सेल्फ वेट भी तो होगा, ठीक है, कुछ वेट होगा, कुछ इसके ऊपर लोड लगा हुआ होगा। सपोज इसमें पी लोड लगा हुआ है, तो ये टोटल जो होगा यहाँ पे पी इस पे आ जाएगा और W भी आ जाएगा, है ना। तो देखा जाए तो ये दो लोड दोनों ही हो जाएंगे, सेल्फ वेट भी हो जाएगा, लोड दूसरा भी आ जाएगा, ठीक है। बट हमने क्या करना है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास एक्सटर्नल लोड आएगा सिर्फ उसी को कंसिडर करना है। सेल्फ वेट को हमने निग्लेक्ट ही कर देना है, इसको हमने लेके चलना है कि है ही नहीं सेल्फ वेट, ठीक है, इस तरीके से हमने निग्लेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ। इसके बाद है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज वैलिड बिकॉज हुक्स लॉ इज वैलिड। हुक्स लॉ वैलिड होगा तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी वैलिड होगा। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि एक बॉडी अगर हमारे पास है और हमने उसके ऊपर लोड लगाया, ठीक है, इसके ऊपर हमने सपोज लोड लगाया, पी लोड कोई लगा दिया, और ये जो है P1 लोड लगाया, ठीक है, इससे डिफॉर्मेशन जो इसमें आई डेल्टा 1 की डिफॉर्मेशन आ गई, डिफॉर्मेशन जो आ गई इससे डेल्टा 1 आई, ठीक है। अब इसके बाद हमने एक और बॉडी ली, इसके ऊपर लोड लगाया, यहाँ पे P2 लोड लगा दिया और इस पे डिफॉर्मेशन डेल्टा 2 आई, ठीक है, और ये लोड जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक लगाया, मतलब वहां तक लगाया जहां तक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होगा वो स्ट्रेट लाइन की तरह होगा, ठीक है। तो हमने इतना लोड लगाया। अब अगर एक और ऐसी बॉडी लेते हैं हम, ठीक है, जो कि जिसका जो हम लोड है इस बॉडी पे कितना लगाएंगे, P1 प्लस P2 लगाएंगे, ठीक है, और ये जो बॉडी है इस पे जो लोड है ये P1 प्लस P2 लगाया और हमने प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक ही लोड लगाया, और यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन भी आएगी ना, अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डिफॉर्मेशन भी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 ही आएगी, ठीक है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो एनर्जी इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस होंगी और स्ट्रेन्स जो होंगे उनको कंसिडर करना है और ट्रू स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स को निग्लेक्ट कर देना है। जैसे अगर हमारे पास स्ट्रेस, हमें पता है क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, तो ये हो जाएगी फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जो हमारे पास एरिया होगा ना, एक बॉडी जो होगी उसका जब लोड लगाया जाएगा उस टाइम पे कुछ अलग एरिया होगा, उसके बाद जब लोड लगाने के बाद उसकी डायमेंशन चेंज हो जाती है तो एरिया जो होगा वो थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस उसमें आएंगे। तो मतलब जो एरिया है, एरिया चेंज हो रहा है, मतलब स्ट्रेसेस भी चेंज हो रही होंगी। बट हमने क्या करना है, इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस मतलब जो इनिशियली लोड लगाने से पहले जो स्ट्रेस थी ना उसको और स्ट्रेन्स को हमें इंजीनियरिंग स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस को कंसिडर करना है, मतलब लोड लगाने से पहले जो कंडीशन थी वही हमने कंसिडर करनी है। ट्रू स्ट्रेसेस और स्ट्रेन को हमने कंसिडर नहीं करना है, उसको निग्लेक्ट करके चलना है। प्रिज्मेटिक मटेरियल कौन सा होगा, वो मटेरियल जिसकी लेंथ जो है, लेंथ जो होगी वो चेंज नहीं होगी, मतलब कि लेंथ के साथ उसका डाया जो होगा, डाया जो होगा उसकी लेंथ के साथ वो चेंज नहीं होगा। जैसे एक मटेरियल होता है, जैसे इस तरीके से कुछ मटेरियल हो गया, ठीक है, इसका लेंथ के साथ डाया जो है वो चेंज हो रहा है ना, इसका डाया यहाँ पे D1 है, यहाँ पे D2 है, यहाँ पे ऐसे अलग डायास है ना, यहाँ पे अलग अलग डायास है, मतलब लेंथ के साथ इसका डाया वेरी कर रहा है, लेकिन जो प्रिज्मेटिक मटेरियल होगा उसका डाया लेंथ के साथ वेरी नहीं करेगा, ठीक है। ये L है तो यहाँ पे अगर D1 है यहाँ पे भी D2 होगा, D1 ही होगा, ठीक है, ये मटेरियल हो जाएगा प्रिज्मेटिक मटेरियल। नो रेजिड्यू स्ट्रेसेस इज प्रेजेंट, मतलब रेजिडुअल स्ट्रेसेस जो होंगी वो प्रेजेंट नहीं होंगी, पहले से कोई जो स्ट्रेसेस हैं रेजिडुअल स्ट्रेसेस प्रेजेंट नहीं है, हमने ये एज्यूम करके चलना है। लोड इज assumed to be as static load
डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ लोड रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ ऐसा नहीं लेके चलना है कि हमने एक बॉडी है उसके ऊपर लोड लगाया हुआ P1 लोड लगा के रखा है, कुछ टाइम बाद उसमें डेल्टा P1 के चेंजेस आ रहे हैं प्लस डेल्टा P1 ऐसे ऐसे करके ये बॉडी का जो लोड है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, वैसा नहीं सोच के चलना है। ये सोचना है कि लोड जो है वो स्टैटिक लोड है, मतलब उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है लोड की वो कांस्टेंट रह रही है टाइम के साथ साथ। सेल्फ वेट ऑफ कंपोनेंट इज निग्लेक्टेड, ठीक है, इसका जो सेल्फ वेट होगा ये निग्लेक्ट करना है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। मेंबर इज अज्यूम टू बी अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंडर है मटेरियल, ये भी सोच के चलना है, साथ में ही अज्यूम कर लेना है। मटेरियल इज सॉलिड एंड कॉन्टिन्यूस एंड नो क्रैक्स नो वॉइड्स आर देयर इन द मटेरियल।